हेलो एंड वेलकम टू लॉ कन्या। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, जिनका मानना था कि लॉ का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है स्टेट के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में। इस स्कूल का मानना ये है कि लॉ का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सोसाइटी के साथ। इसका मतलब सोसाइटी के जो भी कस्टम्स होते हैं, जो भी लॉज होते हैं और यहाँ तक कि उस सोसाइटी के जो भी पास्ट होता है, ये सभी मिलके लॉ बनाते हैं। जब हमने एनालिटिकल स्कूल को पढ़ा था तो हमने देखा था कि इस स्कूल के अकॉर्डिंग सॉवरन के पास पावर होता है लॉ बनाने का, मतलब पावर टू मेक लॉज इज़ विद द सॉवरन। पर हिस्टोरिकल स्कूल के अकॉर्डिंग लॉ को हिस्ट्री, कस्टम, ट्रेडिशंस, रिलीजन और हैबिट्स को देख के बनाना चाहिए। तो फिर सॉवरन क्या है? हिस्टोरिकल स्कूल के अकॉर्डिंग सॉवरन बस एक इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है जिसका काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। साथ ही में इस स्कूल के अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर से ज़्यादा एक लॉयर रिस्पॉन्सिबल है लॉ बनाने के लिए थ्रू कोर्ट्स, थ्रू केसेस। तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के कुछ नीड्स होते हैं, कुछ नेसेसिटीज़ होते हैं। इनकी नीड्स और नेसेसिटीज़ से ये सोसाइटी का बिहेवियर डिसाइड होता है। जैसे जैसे नीड्स चेंज होती है वैसे वैसे सोसाइटी का बिहेवियर चेंज होते जाता है। एग्जैक्टली यही मानना है हिस्टोरिकल स्कूल का। चलिए अब जान लेते हैं कि इस स्कूल के मेन स्कॉलर्स कौन थे। यहाँ पे है मॉन्टेस्क्यू, सैविग्नी, फ्रेडरिक पुचटा और हेनरी मेन। तो सबसे पहले हम जानेंगे मॉन्टेस्क्यू के बारे में। इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल की शुरुआत की थी। इन्हें हम फर्स्ट जूरिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी कहते हैं। इन्होंने अपने फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये कहा था कि लॉ को सोसाइटी के चेंजिंग नीड्स का ध्यान रखना चाहिए, मतलब लॉ मस्ट कीप पेस विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अगले इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट है सैविग्नी। पर इससे पहले कि हम जानें कि सैविग्नी के हिस्टोरिकल स्कूल में क्या कंट्रीब्यूशन थे, हम देखते हैं उन्होंने ये सब कैसे और कब किया। तो सैविग्नी जर्मनी से थे और उस टाइम पे जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था और उन सभी स्टेट्स के खुद के लॉज थे। उसी टाइम से सैविग्नी का मानना था कि जर्मनी एज अ होल के लिए लॉ होना चाहिए, जिसे मेड इन जर्मनी होना चाहिए। इसीलिए सैविग्नी ने अपने थ्योरी में लोगों के कॉन्शियसनेस और विल को इम्पोर्टेंस दिया। यही वजह है कि उनकी थ्योरी को वॉल्जिट्स थ्योरी भी कहते हैं। लॉ ऐसा होना चाहिए जो वहाँ के लोगों के विल और कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग हो। लॉ को बनाते वक्त वहाँ के लोगों के हैबिट्स, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस और बिलीव्स को ध्यान में रखना चाहिए। पर सैविग्नी की थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म्स भी है, जैसे कि सबसे पहले उनकी वोग्जिस थ्योरी, जिनकी एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा जगह नहीं है। और एग्जाम्पल के लिए हम अपनी कंट्री को ही देख सकते हैं। हमारे लॉज ब्रिटिश लॉज की कॉपी है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि कस्टम्स कई बार सिर्फ अपर क्लास लोगों के बनाई होती है और जनरल विल से नहीं डिसाइडेड की जाती है, क्योंकि हर क्लास स्लेवरी के साथ ही था। प्रोफेसर स्टोन का मानना ये है कि सारे कस्टम्स कभी अप्लाई नहीं होते और उन्हें चेंजेस और डेवलपमेंट्स के साथ मॉडिफाई करते रहना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे कंट्री में चाइल्ड मैरिज, सती प्रैक्टिस, इन सभी को सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए हटाना ज़रूरी था। तो ये था सैविग्नी के बारे में। अगले है फ्रेडमैन, जो कि बिल्कुल सैविग्नी की बातों को अपना बेस बनाते हैं। फ्रेडमैन के अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज की तरह एक लॉ है जो इवेंचुअली ग्रो करता है। इनका मानना ये था कि लॉ का कभी भी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होता, मतलब एक लॉ हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही हम इन्हें सेम प्रिंसिपल्स पे बना सकते हैं। तो लॉ हर जगह के अकॉर्डिंग अलग होता है, वहाँ के कस्टम्स, ट्रेडिशन और हिस्ट्री पे बेस्ड। साथ ही में फ्राइडमैन का मानना ये था कि लॉ को डिस्कवर या फाइंड नहीं किया जाता, ये ज़रूरत के हिसाब से बनता है, जो कि लोगों के बिलीफ, उनके थॉट्स, कॉन्शियसनेस पे बेस्ड होते हैं। अगले स्कॉलर है सर हेनरी मेन, जिन्हें फादर ऑफ एंशिएंट कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं।
मेन ने लॉ के डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेज है किंग्स के टाइम का, जब ये बोला जाता था कि जजमेंट ऑफ किंग इज़ जजमेंट ऑफ गॉड। किंग्स को गॉड का दर्जा दिया जाता था। तो फिर ऐसा चलता रहा और हम दूसरे स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे किंग ऐसे रिपीटेड जजमेंट्स देते गए और फिर किंग्स के ऑर्डर्स को एक कस्टमरी लॉ की तरह ट्रीट किया जाने लगा। अब आता है तीसरा स्टेज, जहाँ की जो कस्टम्स बने हुए हैं उन्हें फॉलो करना अब लोगों के हाथों में आ जाता है, जिससे कि अब माइनॉरिटी के पास एक पावर आ जाती है। तो इस स्टेज में माइनॉरिटी के पास लॉ के ऊपर कंट्रोल होता है। लास्ट स्टेज है जिसे कस्टमरी लॉ को कोडिफाइड करने के लिए बनाया जाता है, ताकि लॉज को एक प्रॉपरली तरीके से कोडिफाई करके फॉलो किया जा सके। सर हेनरी मेन का ये मानना था कि फोर्थ स्टेज के बाद सोसाइटी की कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। इसके साथ ही इन्होंने लीगल फिक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके हिसाब से जो भी प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ होती है वो फ्यूचर में होने वाले चेंजेस के हिसाब से अभी से पॉजिटिव लॉ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देती है। और तो और हेनरी मेन ने स्टेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी भी दी थी। इन थ्योरी के हिसाब से ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिसाइड होती है वो उनके स्टेटस के हिसाब से डिसाइड होती है, पर जो भी प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब जिससे जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो मेन के हिसाब से ये लॉ बनाने का प्रोसेस है जो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बदल रहा है और सोसाइटी फ्री नेगोशिएशंस कर पाए। अगले जूरिस्ट है पुजता। इनके हिसाब से ना कि सिर्फ सोसाइटी लॉ बना सकते हैं और ना ही सिर्फ स्टेट। एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें से कुछ लोग के जनरल या कॉमन विल होते हैं और दूसरी तरफ लोगों का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होता है। और जब ऐसा सिचुएशन आता है जहां लोगों का कॉमन इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए, तभी स्टेट्स इंटरफेयर करेगी ताकि वो इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर सके। फिर स्टेट एक ऐसे लॉ की तरफ देखता है जो दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर लॉ बना सके। तो ये थे हमारे हिस्टोरिकल स्कूल के कुछ मेन जूरिस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।